Okay, sir. Yeah. Yeah. उनको नोट्स पास कर दो प्लीज वाले. Okay, hi everyone. Myself Ritu Tiwari. I am a company secretary and मैं आप लोगों का सब्जेक्ट लेने वाली हूँ SBIL. SBIL that is Setting Up of Business, Industrial and Labor Law. Okay. सबसे पहले क्विक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, राइट? ओके, या स्वाति रघुवंशी, आपसे मेरी बात हो चुकी है. द्रवेश शाह, पलक. ओके, सो गाइस हम लोग एग्जीक्यूटिव अब स्टार्ट कर रहे हैं. थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, है ना, कि यहाँ पर CSCT के बाद में अब आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, आपको क्या चीजों पर और काम करना है, कैसे अलग होगा एग्जीक्यूटिव आपका CSCT से. सबसे पहले देखिए, अब इम्पोर्टेंट चीज, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके सामने आने वाली है वो है आपका राइटिंग. ठीक है, क्योंकि अब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर फ्रेम करने पड़ेंगे आंसर्स, राइट, है ना. तो अब पढ़ना यानी कि सिर्फ पढ़कर रटना या दिमाग में रखा हुआ है आपके एंड यू गॉट दी आंसर और उनमें से आपने मार्क कर दिया, दैट विल नॉट डू. अभी आपको क्या करना है, प्रॉपर आंसर फ्रेमिंग, यानी कि हमको सबसे ज्यादा मेहनत जो अब करनी है वो करनी है आपकी राइटिंग पे, यानी कि ड्राफ्टिंग पे. ठीक है, ये आपका बेस है फॉर प्रोफेशनल, बिकॉज आपकी ड्राफ्टिंग यहाँ पर स्ट्रांग हो जाएगी तो आपको प्रोफेशनल में प्रॉब्लम नहीं आएगी. प्रॉब्लम कैसे, क्योंकि जब प्रोफेशनल में हम आते हैं तब प्रोफेशनल में आपको जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, है ना. तो उसमें अगर आपको पर्सनली आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है. तो हमारा प्रैक्टिस ये रहेगा कि हर एक चैप्टर क्लोज होने के बाद में हम एक दिन क्या करेंगे, उस चैप्टर का स्कैनर सॉल्व करेंगे और स्कैनर सॉल्व होने के साथ साथ हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उन सारे आंसर्स की. ठीक है, 1 से 2 लेक्चर्स हम प्रॉपर राइटिंग के रखेंगे सो दैट एंड में आपको अलग से ये राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह एकदम से केओस ना रहे. करेक्ट. ओके, सो राइटिंग प्रैक्टिस के अलावा या तो ये जो बेसिकली सब्जेक्ट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. आपका SBIL सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, जो पार्ट ए है आपका, है ना, आपका जो पार्ट ए है सबसे पहले वो बात करता है किसके बारे में, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के बारे में. ठीक है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस यानी कि कितने अलग अलग तरीके की एंटिटीज हैं और उन्हें सेटअप करने का प्रोसीजर क्या रहता है, वो पार्ट ए में कवर्ड है. ठीक है, अलग अलग कंपनीज के प्रोसीजर्स बताए गए हैं, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस बताया गया है, कंपनीज के बारे में बताया गया है. तो जो पार्ट ए है वो चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 13 में कवर्ड है. आपका जो पार्ट ए है उसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, 13 चैप्टर्स हैं. ठीक है, और ये 13 चैप्टर्स जो हैं ये 60 नंबर के हैं. कितने मार्क्स के हैं ये, 60 मार्क्स के. ठीक है, अब इसके बाद में अपन आ जाएंगे पार्ट बी पे. ठीक है, पार्ट बी जो है वो पूरा का पूरा लेबर लॉ है. ठीक है, पार्ट बी में इन्होंने क्या कर दिया है, पूरा लेबर लॉ जो है वो कवर कर लिया है. अब लेबर लॉ में चैप्टर नंबर 14 टू चैप्टर नंबर 20 कवर्ड है. ठीक है, सो बेसिकली आपको पढ़ने हैं टोटल 20 चैप्टर्स. ठीक है, जिसमें
जो शुरुआती आपके 13 चैप्टर्स रहेंगे ना, वो 13 चैप्टर्स में आपको पूरा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आप समझ ही गए होंगे कि बिजनेस को सेटअप, अलग अलग तरीके के बिजनेसेस के बारे में बताया जाएगा, डिफरेंट कंपनीज के बारे में बताया गया है, और वो बिजनेस सेटअप कैसे होगा, इंडिया में बिजनेस कैसे होगा, इंडिया के बाहर कैसे होगा, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर आप बिजनेस कर सकते हो, एंटिटीज कौन कौन सी होती है, ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड अंडर पार्ट 1। ठीक है, और पार्ट बी जो है उसमें कोर आपको पूरा लेबर लॉ दिया गया है। ठीक है, ठीक है, इसमें आपका इंडस्ट्रियल लॉ, आपका फैक्ट्रीज एक्ट, सब कुछ आ गया। ठीक है, मेटर्निटी बेनिफिट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, पॉश आ गया आपका, एवरी मेजर एक्ट हैज बीन कवर्ड अंडर पार्ट बी। ठीक है, तो पार्ट्स तो दोनों ही स्कोरिंग है। अब हर एक चैप्टर का अपना एक वेटेज है ना। आप जब देखेंगे, हम लास्ट में हर चैप्टर के बाद में स्कैनर सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे हर एक चैप्टर का वेटेज है, तो हम हर एक उस चैप्टर को उतनी इंपॉर्टेंस देंगे जितना अभी तक का उसका एग्जाम्स में वेटेज रहा है। ठीक है, चलिए तो क्विकली स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1, विच इज सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चैप्टर 1 सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपको बता रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है ना, तो वो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले, सबसे पहले उसको क्या सोचना पड़ता है। जस्ट इमेजिन आप लोगों को अपना एक बिजनेस सेटअप करना है। बताओ, आप लोगों को कोई काम पसंद है? सोचो, जस्ट हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन कि आप लोगों को एक बिजनेस स्टार्ट करने का मन है कि भैया हटाओ ये सब, मुझे क्या करना है, अपना खुद का एक बिजनेस सेटअप करना है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि आप लोग सबसे पहले क्या सोचेंगे। उसकी लोकेशन सोचेंगे, पैसा, क्या बिजनेस करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, दैट इज कैपिटल, एंड आप लोग किस तरीके से बिजनेस करेंगे। किस तरीके से का मतलब समझ रहे हैं? आप एक दुकान खोलोगे क्या? आप एक दुकान भी खोल सकते हो, आप पार्टनरशिप भी कर सकते हो, आप कंपनी भी खोल सकते हो, आप सोसाइटी भी बना सकते हो। कितने सारे अलग अलग तरीके होते हैं बिजनेस करने के, है ना। तो कितना बड़ा क्वेश्चन है कि सबसे पहले ये तो डिसाइड कीजिए कि आपको किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, क्या होता है, हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। कोई स्टोर सोचेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप सोचेगा, कोई पार्टनरशिप सोचेगा, है ना। और सबके अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, सबके अपने बेनिफिट्स हैं, सबके अपने लिमिटेशंस हैं। करेक्ट है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे विद एवरी फॉर्म कि आखिर ये वाला फॉर्म मेरे लिए सूटेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, बस वही चीजें हम आज यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये चैप्टर सबसे पहले कह रहा है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो टर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले तो इसे समझते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आखिर मतलब क्या होता है। ठीक है, ये जो टर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो भी चीजें आपके बिजनेस को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है, उन सबको इकट्ठा करना, उन सबको एक साथ लेकर आना, ऑर्गेनाइज करना, ताकि आप नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ सकें। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है वो सारे जरूरी अरेंजमेंट्स जो कि लगते हैं एक बिजनेस को एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए, एक सही तरीके से चलाने के लिए। ठीक है, यानी कि वो सारे के सारे स्टेप्स जो कि जरूरी हैं, प्रॉपर मैन, मटेरियल, मशीनरी, ये जब भी आप बिजनेस करोगे तो आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। करेक्ट है, व्हेनेवर आप बिजनेस के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी चीजों की जरूरत पड़, आपने बोला कि भाई जगह डिसाइड करनी पड़ेगी, आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, स्टॉक की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जब आप लोग इकट्ठी कर रहे हो ना, इसी को क्या बोला जाता है,
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है कि शुरुआत में तो आपके पास में सिर्फ एक ही चीज थी, वो क्या थी? आइडिया। बिजनेस करने का आपके दिमाग में शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ क्या था? एक छोटा सा आइडिया था। लेकिन जब आप एग्जीक्यूशन की बात करोगे तो एग्जीक्यूशन के वक्त पर आपको क्या करना पड़ेगा? उस आइडिया को एक्चुअली प्रैक्टिकली जब एग्जीक्यूट करना है तो क्या क्या चीजें जरूरी हो रही है उन्हें आपको क्या करना पड़ेगा? इकट्ठा करना पड़ेगा, साथ में लेकर आना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप क्या करेंगे? बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। सो यू गॉट दी पॉइंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? वो सारे रिसोर्सेज को साथ में लेकर आना जो कि जरूरी होते हैं एक बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। करेक्ट? ओके, फिर क्या कह रहे हैं भाई? नेक्स्ट आपको बता रहे हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो आज अपन कवर करने वाले हैं। कि जब भी हमने सोचा कि हमें बिजनेस करना है तो हमारे पास में अब ये क्वेश्चन आया कि आखिर मैं बिजनेस किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में करूं। करेक्ट है? मतलब मेरा प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए बिजनेस करने का? क्या मैं एक सोल प्रोपराइटर की तरह काम कर लूं? सोल प्रोपराइटर कौन होता है? एक सोल प्रोपराइटर शॉपकीपर, प्रॉपर एक छोटा दुकानदार। करेक्ट है? छोटा बड़ा एनीबॉडी, करेक्ट है, जो अकेले काम कर रहा है ना, तो होता है आपका सोल प्रोपराइटर। पार्टनरशिप फर्म खोल लूं क्या? ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोग, हालांकि हम अभी इसे डिटेल में लेंगे एक एक करके। HUF खोल लूं क्या? HUF की तरह काम कर सकते हैं क्या हम? HUF भी मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मेरे पास में एक प्लेटफॉर्म है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। कितने सारे ऑप्शंस हैं मेरे सामने, मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकती हूँ। करेक्ट है? कि मुझे इसमें से फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा नहीं यार मुझे तो OPC बनानी है, मैं अकेले काम कर रही हूँ, या फिर मुझे एज अ सोल प्रोपराइटर ही काम करना है। लेकिन पता है ये इतना आसान नहीं होता। ये बिजनेस किस तरीके से आपको करना है ये सिलेक्ट करना इतना भी आसान नहीं है कि रैंडमली यू जस्ट सिलेक्टेड वन, है ना, कि इसमें से नहीं इसमें कर लेते इसमें कर लेते। व्हाई? बिकॉज आपकी जरूरतें अलग हैं, आपके रिसोर्सेज अलग हैं, और इन सारे प्लेटफॉर्म्स के प्रॉज एंड कॉन्स, लिमिटेशंस प्लस बेनिफिट्स अलग हैं। तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपकी जरूरत के साथ में कौन सा बिजनेस एंटिटी जो है वो मैच कर रहा है। ठीक है, और आज अपन वही देखने वाले हैं कि ये सारे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये किसके लिए कौन सा सूट करेगा। सोल प्रोपराइटर के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेसिकली जो है वो सूटेबल रहेगा। करेक्ट है? या फिर दो लोग काम कर रहे हैं 1 पर्सन कंपनी के केस में, अगर कोई बंदा है अकेले है तो उसके लिए 1 पर्सन कंपनी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। करेक्ट है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ दोनों को मैच करना पड़ेगा। आपके रिसोर्सेस, आपकी जरूरतें, उसको आपको मैच करना है किसके साथ में? बेनिफिट्स ऑफ दी प्लेटफॉर्म्स। करेक्ट है? चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सोल प्रोपराइटर्स की। ओके, जनरली मुझे बताइए क्या समझते हैं आप लोग सोल प्रोपराइटर से? एक सिंगल पर्सन ओन करता है पूरे बिजनेसेस को, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी थोड़ा इलैबोरेट कीजिए मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी? हाँ, पर्सनल असेट्स भी उसके यूज कर लिए जाएंगे उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, ये होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एक्चुअली देखा जाए तो सोल प्रोपराइटरशिप में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो यही है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। करेक्ट है? कि कल को अगर लॉस हो जाता है तो वो लॉस पूरा भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका घर भी बिक सकता है, उसकी प्रॉपर्टी, उसके पर्सनल एसेट्स, एवरीथिंग, सब कुछ उसके हाथ से जा सकता है। करेक्ट है? तो फिर इसके फायदे क्या है? प्रॉफिट शेयर नहीं करना होता है, किसी से डिसीजन मेकिंग में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। तो देखा जाए तो फायदे भी है। करेक्ट है? नुकसान है तो फायदे भी है। इंडिया में सोल प्रोपराइटर्स की जो मात्रा है, नंबर है,
वो इतना है कि मतलब आप समझिए, अगर ये लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज है या नहीं है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अनऑर्गेनाइज है या नहीं है? वाई डू यू कॉल इट अनऑर्गेनाइज्ड? हाँ, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। आप आज नंबर ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स निकालने जाइए कहीं, आपको नंबर कैसे निकालोगे आप बताओ मुझे, निकाल पाओगे? इंडिया में कितने सोल प्रोप्राइटर्स हैं? नहीं निकाल पाओगे। वाई? अब एक पान वाला भी सोल प्रोप्राइटर है ना? एक सुपरमार्केट वाला भी क्या है? सोल प्रोप्राइटर है। करेक्ट है भाई। इतना छोटे लेवल पर एक व्यक्ति काम कर रहा है जो शायद दिन भर का कई बार 5,000 रुपए का टर्नओवर भी नहीं होता हो, उसका 2,000 का भी ना होता हो। करेक्ट है। और उसके कंपैरिजन में एक सुपरमार्केट है जो अच्छा खासा टर्नओवर लेके जाता है, दोनों सोल प्रोप्राइटर्स हैं, तो कोई लिमिट ही नहीं है। करेक्ट है। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस तो कोई भी कर सकता है। करेक्ट है। एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी के अलावा यहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी ही नहीं है, कोई कंप्लायंस ही नहीं है, ना रजिस्ट्रेशन, ना किसी को कुछ पूछना, ना किसी को कुछ बताना। करेक्ट है। कोई कंप्लायंसेस नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है। तो देखा जाए बेनिफिट्स तो है, डेफिनेटली बेनिफिट्स तो है। ठीक है। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है, जैसा कि आप लोगों ने बताया, जहां पर एक अकेला व्यक्ति सारे के सारे असेट्स को ओन करता है। यानी कि वो ओनर होता है एक अकेला अपने सारे असेट्स का। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, यहां पर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए, अदर देन लाइसेंसिंग टू कंडक्ट द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मेडिकल स्टोर खोला है तो मुझे ड्रग लाइसेंस लेना पड़ेगा। करेक्ट है। अगर मैंने कोई रेस्टोरेंट खोला है तो मुझे FSSAI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दैट डिपेंड्स कि मैं अब अगर मैं कपड़े का काम कर रही हूँ तो देर इज नो सच लाइसेंस। करेक्ट है। तो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट अगर कोई बेसिक लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन डिमांड करता है तो वो आपको करवाना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा कहीं और एज अ सोल प्रोप्राइटर आपको रजिस्टर होना है क्या? नहीं, नो फॉर्मेलिटी। करेक्ट है। आपने आज शाम को सोचा है कि आपको कल से काम चालू करना है, आप कल से काम चालू कर दो। परसों आपको लगा नहीं नहीं यार मजा नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं, बंद कर दो। कोई कुछ नहीं पूछने वाला है आपसे कि क्या हुआ, क्यों शुरू किया था, बंद क्यों कर दिया। करेक्ट है। किसी के लिए कोई भी जवाबदारी नहीं है। ओके। फिर क्या कह रहे हैं, कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि आपको बिजनेस नेम जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ सकता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको ये चाहिए कि मेरा नाम किसी, आप ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं वगैरह वगैरह, दैट यू कैन गो फॉर। otherwise no other license or registration is required. okay, अब ये लास्ट वाले पॉइंट पे बात करते हैं। जो सोल प्रोपराइटर होता है ना, जो ओनर होता है, वो रिपोर्ट करता है अपना इनकम और अपना लॉस इस बिजनेस से अपने खुद के पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न में। ठीक है। ये वाला पॉइंट इलैबोरेट करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न, ITR एज एन इंडिविजुअल आप और हम भरते हैं ईयर एंड पे। करेक्ट। यानी कि 31 जुलाई के पहले पहले हमें अपना ITR फाइल करना होता है। उस ITR में मैं क्या करती हूँ, अपनी साल भर की इनकम फ्रॉम ऑल दी सोर्सेस जो है वो डालती हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। राइट। ये सारे हेड्स में वट एवर इनकम मुझे साल भर में हुआ है वो मैं पुट करती हूँ और मैं अपना ITR फाइल करती हूँ और टैक्स भरती हूँ। नाउ मुझे बताइए कि अगर मैं एक बिजनेस भी ओन करती हूँ और मुझे सैलरी भी मिलता है, मैं कहीं एक एम्प्लॉय हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है। करेक्ट है कि भाई मेरी कहीं से सैलरी भी आ रही है और मैं एक प्रोपराइटर भी हूँ, है ना। कोई बंदा बैठ के मेरा काम चलाता है, मैं खुद बैठू ये जरूरी नहीं है, मैं किसी और से काम करवा सकती हूँ डेफिनेटली। तो मुझे एक बात बताइए कि मेरी जो इनकम हो रही है एज अ सोल प्रोपराइटर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बिजनेस, ठीक है, और मेरी जो सैलरी आ रही है वो अलग, ये ITR में कैसे डाला जाएगा? एक ही ITR जाएगा?
मतलब मेरे ही आईटीआर में सैलरी इनकम भी दिखाऊंगी मैं और इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी दिखाऊंगी। समझ में आया मैंने क्या बोला? यानी कि एक सोल प्रोपराइटर जब अपना आईटीआर फाइल करता है तो वो अपने आईटीआर में अपनी जो पर्सनल इनकम है, वो सैलरी हो सकती है, रेंट हो सकता है, कैपिटल गेन हो सकता है, डिविडेंड इनकम यानी कि अदर सोर्सेज इनकम हो सकती है, एनी इनकम, करेक्ट है। इसके साथ साथ एज अ सोल प्रोपराइटर वो अपने बिजनेस से भी जो इनकम अर्न कर रहा है वो भी इसी रिटर्न में दिखाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस, आपके सेकेंड हेड में, विच इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। एक सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। आप और आपका बिजनेस इज सेम, वो दोनों अलग अलग नहीं है। इसलिए जो भी इनकम हो रही है फ्रॉम सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस माना जाएगा कि वो आपकी पर्सनल इनकम है। यहां तक क्लियर हुआ? सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस करेक्ट है? ठीक है, चलिए अब फीचर्स समझते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये कहती है कि भाई अगर कभी भी कोई भी लॉस हो जाता है ना, और बाहर से लोग अपना पैसा वापस लेने आते हैं कि आपने हमसे माल लिया था, आप पैसा दीजिए, पेमेंट दीजिए, और आप लॉस में हैं, आपके पास में वो भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे केस में वो आपके पर्सनल असेट्स तक यूज कर सकते हैं। आपकी गाड़ी, आपका घर, आपका सामान, सब कुछ यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है। और आप और आपका जो बिजनेस है वो दोनों सेम है। आप और आपका जो बिजनेस है वो बिल्कुल सेम। ठीक है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो एक आपने ड्रॉबैक पढ़ा यहाँ पर, जो कि क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है एक बिजनेस का अगर आप किस फॉर्म में काम कर रहे हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है इजी टू स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपसे बोला, अपन अभी आज बात कर रहे हैं, आप आज शाम को जाके एक दुकान खोल लो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। ठीक है, सुबह बंद कर दो, कल सुबह जाके बंद कर देना, नहीं काम करना, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू। ठीक है, इट इज सो इजी, क्योंकि कोई भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। किसी को कुछ नहीं पूछना है, किसी को कुछ भी नहीं बताना है। ठीक है, ऑल अ पर्सन नीड्स इज अ गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन रेलिवेंट टू द बिजनेस। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि अगर आपका प्रोडक्ट पर्टिकुलर मांग रहा है कि आपको ये प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल मेडिकल स्टोर है तो आपको लाइसेंस लेना जरूरी है, देन यू शुड गो फॉर द गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज देयर इज नो लीगल एक्सपेंसेस या रिक्वायरमेंट, कंप्लायंस, नथिंग इज देयर, राइट। अब अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको सिर्फ क्या करना है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, नथिंग एल्स। करेक्ट है, आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाना है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है। दैट ऑल्सो इफ यू आर फॉलोइंग इनटू दैट क्राइटेरिया 20 लाख 40 लाख के ऊपर योर टर्नओवर फॉर गुड्स और सर्विसेज रिस्पेक्टिवली, राइट। अगर उसके भी अंदर अंदर आ रहे हो तो उधर से भी गए, यानी कि छोटे प्रोपराइटर्स को लिए तो वो रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है अगर आपका टर्नओवर 20 लाख या 40 लाख के नीचे जा रहा है तो। करेक्ट है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे आसान रास्ता अगर बिजनेस करने का कोई है तो वो कौन सा है? सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस है। लेकिन इसमें ना एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है और वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हालांकि डिसएडवांटेजेस तो और भी हैं, अपना पैसा खुद लेकर आइए, सारा रिस्क खुद उठाइए, डिसीजन आपने कहा कि हम अकेले ले सकते हैं, ये एक फ्रीडम है। कई बार ये एक रेस्ट्रिक्शन भी हो जाता है कि मुझे जरूरत है किसी की, करेक्ट है, एंड आई हैव नोबडी, व्हाट इफ आई एम इल और मैं ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ एंड आई हैव नोबडी जो मेरा बिजनेस आगे लेकर जा सके। करेक्ट है,
परपेचुअल सक्सेशन यहाँ पे होता है क्या? नहीं होता है। अगर मेरे पापा एक दुकान चलाते थे, करेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल, चलाते नहीं है ऐसे, ठीक है अगर ऐसा था, ठीक है, और मैंने सीएस कर लिया, ठीक है, मेरे भाई ने सीए कर लिया, अब पापा बोल रहे बेटा मेरा धंधा कौन चलाएगा? हम कह रहे हैं भाई पापा हम क्या कर सकते हैं, हमें थोड़ी करना था ये काम। क्या करेंगे पापा? बंद कर देंगे बिजनेस। करेक्ट है। तो ये ड्रॉबैक्स, सिर्फ एक ही ड्रॉबैक नहीं है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और भी बहुत सारे सिनारियोज होते हैं, आपने प्रैक्टिकली देखा भी होगा ये, है ना, कि सोल प्रोप्राइटर्स के जो नेक्स्ट जनरेशन होता है वो उनका बिजनेस कंटिन्यू आजकल नहीं करना चाह रहे, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं पार्टनरशिप फॉर्म पे। पार्टनरशिप फॉर्म, सबसे पहले आप बताइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टनरशिप फॉर्म? हम्म, करेक्ट। तो एक और बात बताइए कि आप कब ऐसा सोचेंगे कि मुझे एज अ सोल प्रोप्राइटर काम ना करके पार्टनरशिप में काम करना है? अगर आपके पास कैपिटल की कमी होगी तो, और बस लाइबिलिटीज आपको शेयर करनी होंगी, आपको रिस्क पूरा अपने माथे नहीं लेना है, और बिजनेस एक्सपैंड करना है कैपिटल से, कैपिटल हमने ले लिया। और ये भी तो हो सकता है कि नहीं, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। यही तो मैं कह रही हूँ कि जब लाइबिलिटी वहां भी अनलिमिटेड है और यहाँ भी अनलिमिटेड है, तो ऐसा कब सोचोगे कि मुझे यार सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नहीं करना है, मेरे को क्या करना है, पार्टनरशिप में काम करना है। ऐसा भी तो हो सकता है यार कि जो काम अब मैं करने जा रही हूँ, मेरे पास में पैसा तो है पर उस काम से रिलेटेड एक्सपर्टीज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा एक दोस्त है जिसे पूरा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपर्ट है उस पर्टिकुलर काम में। तो सिर्फ पैसा ही थोड़ी लगता है बिजनेस के अंदर, दिमाग भी तो लगता है, करेक्ट है, एक्सपीरियंस भी तो चाहिए होता है। तो हो सकता है कि एक व्यक्ति के पास पैसा हो और दूसरे के पास में एक्सपर्टीज हो, एक्सपीरियंस हो। तो जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे अपना, आपने जो पॉइंट्स लिए वो भी बिल्कुल वैलिड है, करेक्ट है, कि मुझे क्या करना है, पैसा और चाहिए, एक व्यक्ति और लेकर आ जाते हैं, कैपिटल बढ़ जाएगी, रिस्क, कहीं अगर ये बिजनेस नहीं चला तो पूरा का पूरा लॉस मेरे माथे, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा, एक बंदा और लेकर आ जाते हैं, ठीक है, रिस्क शेयर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने सोचा कि यार पैसा तो मेरे पास है, लेकिन ये काम में मुझे लग रहा है कि शायद मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूं, तो मैं अपने दोस्त को ले लेती हूँ, इसको ये काम अच्छे से आता है, पैसा मैं लगा लूंगी, करेक्ट है, एक्सपर्टीज उसकी रहेगी, राइट। तो इस तरीके से हम स्विच कर जाते हैं कई बार फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस टू पार्टनरशिप बिजनेस, करेक्ट है। चलिए अब इसको समझ लेते हैं पार्टनरशिप फॉर्म को। पार्टनरशिप फॉर्म, ओके, पार्टनरशिप फॉर्म में सबसे पहले आपको दो या दो से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। ये हमने यहाँ इलैबोरेट इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज है, जिसमें आपको ये सारे टाइप्स बहुत इलैबोरेटेड फॉर्म में दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम इसके फीचर्स जो हमने बात की वो पढ़ लेते हैं। दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है, टू और मोर इंडिविजुअल्स, करेक्ट है। दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, क्यों इकट्ठे होते हैं ये दोनों लोग? बिजनेस करने के लिए म्यूचुअल कंसेंट से ये लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट लॉस जो है उसे क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अच्छा, अब एक सवाल, पार्टनरशिप फॉर्म में मुझे बताइए कि रजिस्ट्रेशन का क्या होता है। जैसे हमने बात की कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में, सॉरी, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आपको रजिस्ट्रेशन का कोई भी जोलजाल नहीं है, कोई भी नाटक नहीं है। पार्टनरशिप में है क्या, क्या करना है, पार्टनरशिप डीड, इज इट कंपल्सरी?
सॉरी, देखिए पार्टनर, यहाँ पर क्या होता है, पार्टनरशिप डीड की जब हम बात कर रहे हो ना आप लोग, पार्टनरशिप डीड जो है वो जरूरी तो नहीं होती है रजिस्टर करना, पर बेनिफिशियल रहता है ये आपके लिए कि आप उसे रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करवाने के फायदे बहुत रहते हैं, क्योंकि एनफोर्सेबिलिटी ही तब आती है जब आप पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करवाते हो। तो एक स्टेप आगे बढ़ गए हो आप यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप से। कैसे? यहाँ लीगैलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज आपको नजर आने लगी है, करेक्ट है। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है कि हाँ यार अच्छा पार्टनरशिप डीड तो यार बनानी पड़ेगी, करेक्ट है। एंड पार्टनरशिप एक्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बीच में कानून आ चुका है, यानी कि एक स्टेप ऊपर आप यहाँ पर बढ़ गए, कॉस्ट में बढ़े, ठीक है, कंप्लायंसेस में बढ़े, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स फिर भी इतने ज्यादा खर्चीला प्रोसेस नहीं है और ना ही इतने ज्यादा कंप्लायंसेस है। प्लस लाइबिलिटी तो अभी तक भी क्या है, अनलिमिटेड, ठीक है। अब इसे डिटेल में हम लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। HUF, ये सुना है आप लोगों ने कभी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। व्हाट इज HUF बिजनेस? फैमिली बिजनेस। अब देखिए पहले क्या होता था, ये शुरुआत में जब बिजनेस पुराने जमाने से चलते आ रहे थे, पूरी फैमिली होती थी, एक दादाजी होते थे, उनके 4 बेटे होते थे, उन 4 बेटों के और बच्चे होते थे, है ना, ऐसा ट्री होता था पूरा, एक फैमिली, ये दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी के 4 बेटे हैं, ठीक है, अब इन 4 बेटों के और 2-3 ऐसे ऐसे बेटे हैं, फिर इनके और नाती पोते हो गए, करेक्ट है। ये पूरा क्या हो गया, HUF। अब इनका जो बिजनेस है, ठीक है, इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ये लोग बेसिकली, हम अनडिवाइडेड इसलिए कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी है ना वो डिवाइड नहीं हुई है। ये जो बिजनेस चलता है ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर, प्रॉपर्टी जो है आपकी, ठीक है, इसका डिवीजन नहीं होता है यहाँ पर, यानी कि ये प्रॉपर्टी जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके बीच में इक्वली डिवाइडेड, इक्वल शेयर रहता है। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी लोग हैं फैमिली में उन सबका इक्वल शेयर होता है, ठीक है। अब क्या होता है, HUF अकाउंट खोला जाता है। HUF अकाउंट समझिएगा क्या होता है कि ये जो बिजनेस है पूरा, इसका एक बैंक अकाउंट खोला गया है, तो जो भी लेन देन होगा इसका सेपरेट क्या माना जाएगा, बैंक, कि भैया जो भी पैसा आया है, जो भी लायबिलिटी हो रही है वो इस बैंक अकाउंट से डील किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें ना टैक्स बेनिफिट्स आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। क्या मिलते हैं यहाँ पर, टैक्स बेनिफिट। समझिएगा ये कैसे, ठीक है। जब भी हम एक HUF बनाते हैं तो जो इंडिविजुअल्स की भी इनकम होती है ना, वो भी सबकी इकट्ठी करके HUF के अकाउंट में दिखाई जाती है। समझ में आया? मतलब पर्सनल ITR वाला काम नहीं है, यहाँ पर पूरा इनकम ही क्या है, HUF का इनकम है, करेक्ट है, ठीक है। और इस वजह से आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब वो कैसे होते हैं, क्या क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन HUF क्या होता है ज्यादातर टैक्स बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि देखिए आजकल तो क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं, करेक्ट है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं, तो HUF आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बट स्टिल खत्म तो नहीं हुए, खत्म तो नहीं हुए हैं अभी भी, करेक्ट है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीनिंग की। हिंदू फैमिली जो है वो इकट्ठी हो सकती है और एक HUF बना सकती है, ठीक है। HUF जो है वो टैक्स किया जाता है सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ये आपको एक क्या मिल गया यहाँ पर, बहुत अच्छा बेनिफिट मिल गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। One can save taxes by creating a family unit, और सारे के सारे असेट जो है वो HUF के नाम पर हो जाते हैं, करेक्ट। HUF का खुद का पैन होता है, यानी इंडिविजुअली जितने भी मेंबर्स हैं, जो को-पार्टनर्स हैं, बाकी सारे मेंबर्स क्या कहलाते हैं, वहां को-पार्टनर्स कहलाते हैं, और सीनियर मोस्ट मेंबर क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके पैन अलग है और HUF का पैन अलग है, ऑब्वियसली बिकॉज इसका खुद का एक बैंक अकाउंट है, तो पैन भी होना पड़ेगा, करेक्ट है,
ओके फिर क्या कह रहे हैं, HUF का जो है पैन होता है एंड फाइल्स टैक्स रिटर्न्स इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स, क्योंकि बिजनेस का जितना भी इनकम आ रहा है वो HUF के नाम पर आ रहा है, इंडिविजुअल मेंबर्स के नाम पर नहीं आ रहा है। वाई? बिकॉज इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। समझ आया? बेसिक कंसेप्ट समझ में आया HUF का? ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, अब फीचर्स देखते हैं हम HUF के। फीचर्स में सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि कम से कम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए फैमिली में एक HUF बनाने के लिए, कम से कम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए। लेकिन क्या हुआ, एक चेंज आया है जिसमें अब डिसीजन दिया गया कि फीमेल मेंबर्स को भी वो हक मिलेगा। देखा होगा ना आपने, प्रॉपर्टी में हकदार रहेंगी एंड एवरीथिंग। अब डॉटर्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर इक्वल शेयर इन दी प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर, करेक्ट है? तो इस वजह से अब यहां पर भी शेयर मिलेगा, है कि नहीं है? तो ये मेल मेंबर जो लिखा हुआ है, 2 मेल मेंबर जो लिखा हुआ है, यहां पर आप कह सकते हैं कि 1 मेल मेंबर इज कंपल्सरी और दूसरी क्या हो सकती है, फीमेल हो सकती है। दूसरी वाली क्या हो सकती है, दूसरा मेंबर क्या हो सकता है, फीमेल हो सकता है, बट 1 मेल मेंबर इज कंपल्सरी। ठीक है, चलिए, क्या कर्ता बन सकती है फीमेल? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, पहले नहीं बन सकती थी, अब बन सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहां पर ना एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जो HUF के नाम पर चल रही है। ठीक है, फिर क्या होता है, सारे के सारे मेंबर जो है वो इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करते हैं और सबका इक्वल शेयर होता है उस प्रॉपर्टी के अंदर। सभी मेंबर्स का कैसा शेयर होता है, इक्वल शेयर होता है। ओके, तो जब भी किसी भी बच्चे का जन्म होगा इस फैमिली में, तो बाकी मेंबर्स का शेयर घट जाएगा, उसको मिलेगा, तो बाकी मेंबर्स का शेयर घटेगा, करेक्ट है? तभी इक्वल बटेगा। ठीक है, डेथ हो जाएगी तो बाकी मेंबर्स का शेयर बढ़ जाएगा। ओके, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एन अग्रीमेंट टू बिकम अ मेंबर। बाय? बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ हो रहा है यार, ये करेक्ट है? आप इस घर में पैदा हुए हैं तो आपको ये फायदा मिल गया है, इसमें कोई अग्रीमेंट वगैरह की जरूरत नहीं है। आप इस घर से हैं इसलिए आप इसके हिस्सेदार हैं। आप काम करते हैं नहीं करते, पार्टिसिपेटिव है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हिस्सा तो आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट HUF। नेक्स्ट है LLP, जिसको हम बहुत डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे। थोड़ा सा हम इसका समझते हैं ऊपरी ऊपरी कि मतलब क्या है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। डू यू नो द बैकग्राउंड ऑफ LLP? क्या होती है? लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ओके, एंड क्यों? हाँ, तो कह सकते हो आप, बिल्कुल सही है कि LLP एक्चुअली हाइब्रिड वर्जन। क्या है? हाइब्रिड वर्जन, मिक्सचर है। किसका? कंपनी का प्लस पार्टनरशिप का। लेकिन हमने क्या किया है कि हमको जो जो दिक्कतें लग रही थी ना पार्टनरशिप में, कंपनी में, वो दिक्कतें हमने यहाँ से हटा दी हैं। दिक्कतें क्या क्या थी? पार्टनरशिप में हमें लग रहा था यार ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट बहुत डेंजरस है यार, ये नहीं चाहिए। पार्टनरशिप में तो काम करना है लेकिन ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी से डर लगता है, इसे हटाओ। तो लोगों ने कहा कि हटाना क्यों है, आप कंपनी में काम कर लो, कंपनी खोल लो। तो उन्होंने बोला कंपनी में कंप्लायंसेस कौन करेगा, इतना खर्चा कौन करेगा, इतना बड़ा बिजनेस ही नहीं है मेरा कि मैं कंपनी खोलूं, क्यों खोलूं मैं कंपनी, है ना? एनुअल फाइलिंग करो, रिटर्न्स फाइल करो, ROC कंप्लायंसेस तो क्यों करना है मुझे, इतना बड़ा बिजनेस ही नहीं है मेरा, मुझे अपने बिजनेस पे ध्यान देना है ना कि कंप्लायंसेस पे। सो आई डोंट वांट टू गो फॉर अ कंपनी। तो बोले क्या रास्ता है यार, फिर लेट्स डू वन थिंग, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बना देते हैं जिसमें से हम कंपनी के डिसएडवांटेजेस, जो कि क्या है, कंप्लायंसेस, कॉस्टली अफेयर है, करेक्ट है, और पार्टनरशिप के डिसएडवांटेजेस जो कि क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उन्हें हटा देते हैं और फायदे फायदे ले लेते हैं, करेक्ट है? तो बन जाता है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, अब इसमें क्या कैसे होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज में। ओके,
दूसरा तरीका जो है काम करने का वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल है। यहां पर क्या होता है, मेंबर्स होते हैं, है ना, एक जैसी सोच रखने वाले लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर वो एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए ये सोसाइटी बनाते हैं। ठीक है, जिससे हम बात करते हैं सबसे पहले इसके एक एग्जाम्पल से, अमूल। अमूल क्या है? अमूल एक सोसाइटी है, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उसमें क्या होता है, उसमें मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये मेंबर्स एक दूसरे के बेनिफिट के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, कैसे मदद करते हैं अमूल में ये लोग एक दूसरे की? यहाँ पर अमूल क्या करता है, बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करता है, ऐसे गांव में कांटेक्ट करता है जिनके पास में हु आर प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क, है ना, हु आर प्रोड्यूसर्स ऑफ मिल्क। उनसे क्या करता है, वो मिल्क इकट्ठा करता है, जगह जगह से वो क्या करता है, मिल्क इकट्ठा करता है। करेक्ट है। अब इसकी पैकेजिंग करता है कौन? अमूल। और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है इसे कहां पर? सिटी में जाकर। करेक्ट है। आपके पास में ये जो पैकेट आते हैं अमूल के, एक्चुअली वो छोटे छोटे गांव में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे वो मिल्क इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, उसे पेस्चराइज किया जाता है और उसके बाद में वो पैकेट में पैकेजिंग प्रॉपर करके, रिफाइन करके आपके घरों तक पहुंचता है। तो इसमें बेनिफिट कितने सारे लोगों का हो रहा है। ये सारे लोग जो अपना प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ अपने गांव तक ही सीमित रख पा रहे थे, क्योंकि वो शहर तक लेकर जाते तब तक खराब हो जाता, इतने रिसोर्सेज नहीं थे। वो अगर ज्यादा प्रोडक्शन कर भी सकते थे तो उनके पास में वहां पर लोकली इतने बायर्स नहीं थे। करेक्ट है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व की है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है, किसने? अमूल ने। करेक्ट है। तो कहीं ना कहीं, अच्छा अमूल की भी तो, अमूल को देखा जाए तो उसके लिए फायदा क्या है? एज अ सोसाइटी अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। करेक्ट है, अच्छा प्रॉफिट बन रहा है और वो प्रॉफिट किसको जा रहा है? इन सारे मेंबर्स को बदले में ये प्रॉफिट मिल रहा है। करेक्ट है। तो एक दूसरे की मदद करने के लिए एक जैसी सोच रखने वाले लोग जब इकट्ठे होते हैं तो वो बनाते हैं एक सोसाइटी। करेक्ट है। जैसे एक सोसाइटी बनी जो क्रेडिट के लिए बनी है, कि जिन लोगों के पास में ज्यादा पैसा है वो यहाँ पर क्या करेंगे, पैसा डिपॉजिट करेंगे, उन्हें बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, और यही पैसा इस सोसाइटी में जिन भी मेंबर्स को पैसे की जरूरत है उन्हें एज अ लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? आपको बैंक अलग से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको शायद बिना सिक्योरिटी के ही आसानी से लोन मिल जाए, आपको बैंक से बेटर रेट मिल जाए। करेक्ट है। ठीक है। तो इस तरीके से काम करती हैं आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या मतलब समझ में आया? यहाँ एक जैसी सोच रखने वाले लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे के लिए काम आने के लिए इकट्ठे होते हैं। ठीक है। देखिए, ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, ये एक एसोसिएशन एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोगों का समूह है जिनके पास लिमिटेड मीन्स होते हैं और जो अपनी इच्छा से साथ में इकट्ठे होते हैं एक कॉमन इकोनॉमिक एंड के लिए, यानी कि सभी को पैसा कमाना है, समहाउ सभी को पैसा कमाना है। ठीक है। थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ democratically controlled organization making equitable distribution to the capital required। सब लोग बराबरी में क्या लगाएंगे भाई? पैसा लगाएंगे, whatever capital is required। ठीक है, कंट्रीब्यूशन करेंगे, सभी लोग रिस्क उठाएंगे और सभी लोग उसका बेनिफिट भी उठाएंगे। करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज अमूल। राइट, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? फीचर्स में आपको सिर्फ वही बात बताई गई है कि लोग साथ में अपनी इच्छा से क्या करते हैं? इकट्ठे होते हैं, कॉमन पर्पस के लिए इकट्ठे होते हैं। यहाँ जो पर्पस होता है वो
कॉमन होता है, सभी मेंबर्स का पर्पस जो है वो कॉमन होता है। सोसाइटी यूजुअली जो रजिस्टर की जाती हैं वो चैरिटेबल होती हैं, एजुकेशनल होती हैं, रिलीजियस, कल्चर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स या अकेडमीज वगैरह आप देखेंगे जो, वो ज्यादातर एज अ सोसाइटी ही अपने आप को रजिस्टर करते हैं। यानी कि इन एक्टिविटीज में अगर आप डील कर रहे हैं तो ये लोग ज्यादातर क्या करते हैं, मेंबर्स ही बनाते हैं और एज अ सोसाइटी ही अपने आप को रजिस्टर करते हैं। देयर इज अ सेपरेट एक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सोसाइटी, जो हम फिर से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेक्शन 8 कंपनी। सुना है आप लोगों ने कभी इसके बारे में? सेक्शन 8 कंपनी बताइए किस लिए होती है? चैरिटेबल पर्पस के लिए होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है। ओके, कोई क्यों बनाता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी? सोशल वेलफेयर के लिए। और कुछ पता है इसके बारे में? देखिए, सेक्शन 8 कंपनी जो कि हम जानते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट, इसे हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के नाम से भी जानते हैं, करेक्ट है। सेक्शन 8 कंपनीज बहुत बार होता है कि कॉलेजेस हुए, स्कूल्स हुए, है ना, वो अपने आप को इनकॉर्पोरेट करते हैं एज अ सेक्शन 8 कंपनी। स्पोर्ट्स अकेडमीज हो गई, इस तरीके से काम करती हैं वो। यहाँ पर बेनिफिट क्या है, जब आप कह रहे हैं सेक्शन 8 कंपनी, तो आप एक नॉर्मल कंपनी भी तो खोल सकते थे, लेकिन उसका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होता है, और यहां आप कह रहे हो कि आपका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। पहला डिफरेंस करेक्ट है। एक नॉर्मल कंपनी से सेक्शन 8 कंपनी का पहला डिफरेंस क्या है कि इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। मुझे एक बात बताइए, तो जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उनका ऑब्जेक्टिव भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है क्या? क्या समझ में आया मैंने क्या पूछा आपसे? मैं फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज में काम करती हूँ, ठीक है, दैट इज अ सेक्शन 8 कंपनी, करेक्ट है। एंड एज यू ऑल नो, वो किस लिए? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर तो मैं वहां काम करने जा रही हूं तो मतलब मैं भी नॉट फॉर प्रॉफिट काम कर रही हूं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं तो अपनी सैलरी लूंगी, ठीक है, लेकिन वो कॉलेज क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसे वापस से कॉलेज में ही लगा देगा, करेक्ट। वो अपने मेंबर्स को कोई भी डिविडेंड नहीं देगा, करेक्ट है, कुछ भी पैसा अलग से यहाँ पर बांटा नहीं जाएगा, अपना प्रॉफिट वापस से ही क्या किया जाएगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करने के लिए लगा लिया। एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स होंगे, हर व्यक्ति चैरिटी करने के लिए नहीं आएगा। जब आपको किसी व्यक्ति की जरूरत है तो आपको उसे पैसा देना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो आपको उसका पैसा देना पड़ेगा, तो एक्सपेंसेस तो रहेंगे, लेकिन व्हाटएवर लास्ट में प्रॉफिट बचेगा वो किसी को बांटा नहीं जाएगा, ठीक है, उसका क्या किया जाएगा, उसे वापस से अपने ऑब्जेक्टिव्स में ही लगा दिया जाएगा। एक बहुत अच्छा एडवांटेज सेक्शन 8 कंपनी का आपको पता है क्या होता है, कि आपको ये कंपनीज के नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया कि भाई एक कॉलेज है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर हम उसके नाम के आगे लिमिटेड लगा दें, अब आप इमेजिन कीजिए अपने कॉलेज का नाम और उसके आगे लिमिटेड लगा दीजिए, सुनने में कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा ना, करेक्ट है। तो इसलिए इनको ये छूट दी जाती है कि जब हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे नाम के आगे लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो साउंड ऐसा करता है जैसे प्रॉफिट के लिए काम हो रहा है, कोई बिजनेस चल रहा है, करेक्ट है। ओके, डिटेल में हम इसे अब आगे नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे। नेक्स्ट है आपका 1% कंपनी। व्हाट इज अ 1% कंपनी? बताइए, सुना है कभी? सुना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक जस्ट लाइक इट वर्क्स जस्ट लाइक अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, लेकिन यहां पर लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। 1% कंपनी जो कॉन्सेप्ट आया वो आया कंपनीज एक्ट 2013 के साथ में, ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट आया 1% कंपनी,
ठीक है। 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेकर आई थी स्पेशली फॉर प्रोपराइटर्स, सोल प्रोपराइटर्स, कि एक सोल प्रोपराइटर अकेले काम करता है और एक कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स इन द केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एंड मिनिमम 7 मेंबर्स इन द केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी कंपलसरी होते हैं। तो भाई प्रोपराइटर कहेगा कि यार मैं कंपनी खोलूं तो मैं दूसरा बंदा कहां से लाऊं, मैं क्यों शेयर करूं, शेयर होल्डिंग दो, मिनिमम भी दो तो क्यों दो, है ना, करेक्ट है। तो गवर्नमेंट ने बोला ओके वी हैव दिस प्लेटफॉर्म फॉर यू नाउ, 1% कंपनी, ठीक है। इसमें आपकी लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, और आप अकेले भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या प्रोपराइटर्स ने अपने आप को कन्वर्ट किया इनटू ओपीसी? नो, एक्चुअली नो। व्हाई? बिकॉज व्हाई? कॉस्टली अफेयर, कंप्लायंसेस भले ही बहुत कम है, 1% कंपनी में कंप्लायंसेस बहुत कम है, लेकिन है तो सही ना, है तो सही, तो क्यों करूं, ठीक है, वो काम ही क्यों करना है। अगर कोई प्रोपराइटर बहुत छोटे लेवल पर काम कर रहा है तो व्हाई ही शुड कन्वर्ट हिमसेल्फ इनटू एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि उसमें तो फिर खुला चिट्ठा हो जाएगा भाई, एनुअल फाइलिंग एक बार तो करना पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा सब कुछ, करेक्ट है। आपको कुछ तो कंप्लायंसेस करने ही पड़ेंगे, तो फायदा क्या है, क्यों कोई कन्वर्ट करेगा एज अ प्रोपराइटर टू 1% कंपनी? कुछ तो रीजन होगा ना, ऐसे तो फिर कोई भी कन्वर्ट नहीं करेगा, कुछ तो फायदा होगा। लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी, लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी, मतलब एक और फायदा है आपको पता है, जब भी सोल प्रोपराइटर को लोन लेना है, पैसा अगर उसे बाहर से उठाना है, तो प्रोपराइटर्स को बैंक इतनी आसानी से लोन नहीं देते हैं, आपका कुछ लीगल बेस नहीं है ना, करेक्ट, ऑन व्हाट बेसिस। लेकिन एक कंपनी को बहुत आसानी से लोन मिल जाएगा क्योंकि वो एक लीगल सेपरेट एंटिटी है, उसके एसेट्स दिख रहे हैं, करेक्ट है। प्रोपराइटर भाग सकता है, कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, कंपनी कहां जाएगी, करेक्ट है, ठीक है। इसलिए भी कई बार प्रोपराइटर्स अपने आप को कन्वर्ट करते हैं इनटू 1% कंपनी, ताकि उनको और सीरियसली लिया जाए इन दी मार्केट। एज एन इंडिविजुअल, एज अ प्रोपराइटर वो अगर जाएंगे तो उन्हें इतना सीरियसली नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ये दो मैं आपको क्विकली और बता देती हूँ, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में होता है कि आप कंपनी ही अगर खोलना चाहते हो तो आप 1% कंपनी खोलोगे, प्राइवेट कंपनी खोलोगे या पब्लिक कंपनी खोलेंगे, ठीक है। 1% कंपनी आप कब खोलेंगे, जब आप अकेले काम कर रहे हैं, आप बहुत बड़े लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं, करेक्ट है। अब आपका काम का लेवल थोड़ा स्केल कह सकते हैं जो है वो इंक्रीज हो रहा है, दो से ज्यादा लोग मैक्सिमम, आपको फंडिंग भी चाहिए, फ्रेंड्स रिलेटिव्स और पैसा चाहिए, तो मैक्सिमम 200 मेंबर्स जो हैं वो प्राइवेट कंपनी में आपको मिल जाते हैं, आपको पैसा भी मिल गया, शेयर होल्डिंग भी हो गई वगैरह वगैरह, यू चोज फॉर अ प्राइवेट कंपनी देन, कि ठीक है यार एक प्राइवेट कंपनी खोल लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा पब्लिक कंपनी, अब आप पब्लिक कंपनी कब सोचेंगे, स्केल और ज्यादा बढ़ जाता है एक पब्लिक कंपनी में। स्केल कैसे, कि वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई भी लिमिट नहीं होती है, वहां जितने भी मेंबर्स चाहिए आपको उतने मेंबर्स आप इकट्ठे कर सकते हैं, उनसे पैसा ले सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है कि 200 से ज्यादा मेंबर्स आप लेकर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं कल और इलैबोरेट करके लूंगी, अभी प्राइवेट कंपनी को और पब्लिक कंपनी को कल मुझे आते से सबसे पहले आप ध्यान दिलाएंगे कि हमको बात करनी है किस पे, प्राइवेट कंपनी पे, पब्लिक कंपनी पे, प्लस लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, ठीक है। हमको ना बेसिकली इन दोनों पर बात करनी है कि डिफरेंस क्या होता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, अगर कोई कंपनी की ट्रेडिंग हो रही है तो लोग कैसे कमाते हैं, शेयर्स लिस्ट होते हैं तो पैसा कैसे कमाया जाता है, जिनकी लिस्टिंग नहीं होती है और वो पब्लिक कंपनी होती है तो वो आखिर पैसा कैसे कमाते हैं, उनके मेंबर्स का फायदा
कैसे होता है, ये सारी चीजें कल हम स्पेशली डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग वो जो डीप आपका एक्चुअल थ्योरी है ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर, वो थ्योरी एक्चुअल डेफिनेशन लेने के पहले जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ऑफ अ लिस्टेड कंपनी जिसके शेयर्स लिस्ट होते हैं, या फिर ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स लिस्ट नहीं होते लेकिन जो पब्लिक कंपनी है, और एक प्राइवेट कंपनी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हम सबसे पहले कल शुरुआत में समझेंगे, फिर थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।